आज से करीब 200 साल पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और पेशवा सेना के बीच तीसरी लड़ाई होती है, पुणे से 30 किलोमीटर उत्तर पूर्व कोरेगांव नामक गांव में। कोरेगांव भीमा नदी के उत्तरी किनारे पर बसा है। यह कोई साधारण गांव नहीं है, यह किलाबंद गांव है। ये किलाबंद है इसलिए कि यह पुणे और अहमदनगर के बीच एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट पॉइंट है। इस रास्ते आने जाने वाली सैनिक यूनिट, बिक्री के माल के साथ व्यापारी, आम यात्री, यहाँ तक कि लुटेरे समूह भी कोरेगांव से नदी पार करते हैं। पेशवाओं की राजधानी पुणे में थी। उन्होंने सुरक्षा के लिए गांव को किलेबंद किया था। गांव ऊंची मोटी दीवारों से घिरा था। अंदर बुर्ज थे जहां हथियारबंद सैनिक तैनात रहते। 1 जनवरी 1818 कंपनी की फौज कोरेगांव में तैनात है। पेशवा की फौज पेरने गांव में तैनात है, जो भीमा नदी के दक्षिण किनारे पर है, कोरेगांव के अपोजिट। पेरने ऊंची जमीन पर है, इसीलिए पेशवा की फौज कोरेगांव पर नजर रख सकती है, लेकिन कंपनी की फौज को किलेबंदी का फायदा है। उसके सिपाही दीवारों के पीछे छुपकर वार कर सकते हैं। लड़ाई 12 घंटे तक चलती है, सुबह से देर शाम तक। कोई भी पक्ष नहीं जीतता, कोई भी पक्ष नष्ट नहीं होता। पेशवा सैनिकों को डर लगता है कि और अतिरिक्त ब्रिटिश सैनिक आ रहे हैं, इसीलिए वो रात में विड्रॉ करते हैं और कोरेगांव से 10 किलोमीटर दूर राजनंद गांव की ओर चले जाते हैं। कंपनी सैनिक कोरेगांव से 15 किलोमीटर दूर शिरूर में अपने कैंटोनमेंट में लौट आते हैं। लड़ाई में कोई पक्ष विजयी नहीं, लेकिन कंपनी को अपनी सेना का प्रदर्शन शानदार, असाधारण बहादुरी से भरा दिखता है, क्योंकि उसकी छोटी सी सेना पेशवा की बहुत बड़ी सेना के खिलाफ दिन भर भूखी प्यासी डटी रही और उनको कोरेगांव पर कब्जा नहीं करने दिया। कंपनी लड़ाई में मारे गए उन 40 भारतीय सिपाहियों के सम्मान और यादगार में कोरेगांव में एक 60 फुट ऊंचा स्तंभ बनाती है। उन सिपाहियों में 22 महार, 16 मराठा, 8 राजपूत, 2 मुस्लिम और 1 यहूदी थे। ये एक सैनिक स्मारक था। महारों, मराठों, मुसलमानों या राजपूतों की जातिगत बहादुरी का स्मारक नहीं था। यह उन सैनिकों की सम्मान सूची थी जिन्होंने ब्रिटिश सेना को पूरब की सबसे बड़ी जीतों में से एक दिलाने में मदद की थी। यह स्मारक ब्रिटिश साम्राज्यवाद का एक विजय स्तंभ था, लेकिन आज यह स्तंभ दलितों की शान का प्रतीक बन गया है, उनका एक तीर्थ स्थल। हर साल हजारों लाखों दलित 1 जनवरी को अपने पूर्वजों की बहादुरी का जश्न मनाने यहाँ आते हैं। विशाल पेशवा सेना के दिन भर के हमलों को नाकाम करने वाले महार योद्धाओं की असाधारण बहादुरी का जश्न। 1818 की कोरेगांव लड़ाई अंग्रेजों और पेशवा के बीच एक मिलिट्री लड़ाई थी। आज वो दलितों और ऊंची जातियों के बीच एक पॉलिटिकल लड़ाई बन गई है। ऊंची जातियों को ये पसंद नहीं है कि दलित अंग्रेजों की जीत का जश्न मनाएं। वो इसे देशद्रोह कहते हैं। दलित कहते हैं वो अंग्रेजों की जीत का जश्न नहीं मनाते, वो अपने पुरखों की बहादुरी का जश्न मनाते हैं। कोरेगांव स्मारक उनके लिए गर्व का झरना है। वो इसके फव्वारे से जल लेने आते हैं। कोरेगांव से 3 किलोमीटर पूर्व वधुभद्रक गांव में दलितों की बहादुरी का एक और प्रतीक है। यह प्रतीक एक घटना से जुड़ा है जो कोरेगांव से करीब 130 साल पहले हुई थी। छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी का इस गांव में अंतिम संस्कार किया गया था। औरंगजेब के बेटे अकबर ने उसके खिलाफ बगावत कर दी थी। औरंगजेब अपनी सेना लेकर दक्कन में अकबर का पीछा कर रहा था। संभाजी ने अकबर को शरण दी। औरंगजेब संभाजी से इतना गुस्सा हुआ कि उसने उनको गिरफ्तार करके मार दिया। उनके शरीर के कई टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को इधर उधर फेंकवा दिया। उसने आदेश दिया कि अगर कोई संभाजी का अंतिम संस्कार करेगा तो वो उसे मार देगा। कोई भी उनका अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं हुआ। वधुभद्रक गांव में एक नीडर दलित नौजवान था जिसका नाम था गोविंद गायकवाड़। उसने संभाजी के शरीर के टुकड़ों को एक जगह करके सिला और दलित टोला में अपनी जमीन पर उनका अंतिम संस्कार किया।
कोरेगांव और वधुबुद्रक में एक महत्वपूर्ण अंतर है। ऊंची जाति के लोग कोरेगांव में दलितों के जश्न को हिंदू विरोधी, देश विरोधी कह सकते हैं, लेकिन वधुबुद्रक के जश्न को नहीं। यहाँ एक युवा दलित सबसे क्रूर माने जाने वाली मुगल बादशाह से डरा नहीं और धर्मवीर राष्ट्रवादी माने जाने वाले राजा का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से किया। दलितों का कहना है वधुबुद्रक साबित करता है कि दलित न सिर्फ बहादुर थे बल्कि देशभक्त भी थे। ऊंची जातियों की कहानी अलग थी। उनका कहना था कि गोविंद गायकवाड़ नामक एक दलित ने नहीं बल्कि शिवाले देशमुख नामक एक मराठा ने संभाजी का अंतिम संस्कार किया था। उनके अनुसार वधुबुद्रक दलित बहादुरी और देशभक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि मराठा बहादुरी और देशभक्ति का प्रतीक है। 1 जनवरी को दलितों की बहादुरी का जश्न मनाने कोरेगांव आने वाले कई दलित वधुबुद्रक में संभाजी स्मारक भी जाते हैं। स्मारक के नजदीक गोविंद गायकवाड़ की भी समाधि है। आने वाले उनको श्रद्धांजलि देते हैं। 1 जनवरी 2018 कोरेगांव स्मारक की 200वीं सालगिरह। उसके 3 दिन पहले कुछ उच्च जाति के लोगों ने गोविंद गायकवाड़ की समाधि के ऊपर लगी छतरी तोड़ दी। ऊंची जातियों का हमला यही नहीं रुकता। जब कोरेगांव में उसके 200वीं सालगिरह के दिन अन्य वर्षों से ज्यादा दलित इकट्ठा होते हैं तो ऊंची जातियों की एक भीड़ उन पर पत्थरबाजी करती है, मारपीट करती है, उनकी गाड़ियां तोड़ देती है। आसपास के गांवों में दलितों के घर और गाड़ियां तोड़ फोड़ देती है, आगजनी करती है। हिंसा में एक दलित युवक की मौत हो जाती है, कई घायल हो जाते हैं। हिंसक ऊंची जातियों के ग्रुप के सरगनाओं पर केस चलाने के बजाय सरकार दलित अधिकारों के लिए लड़ने वाले 16 व्यक्तियों को माओवादी राजद्रोही साजिश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। इनमें जाने माने वकील, शिक्षक, पत्रकार, लेखक, कवि और मानवाधिकार एक्टिविस्ट शामिल हैं। इतिहास एक दयालु समुद्र है। आप इसके तल में 2 तरह के खनिज निकाल सकते हैं, एक तथ्य, दूसरा मिथ। अक्सर एक तीसरा टाइप मिलता है जो दोनों का कॉकटेल होता है। यह तथ्य और मिथक का मिश्रण होता है। आम लोगों को यह कॉकटेल बहुत पसंद है क्योंकि यह उन्मादक होता है। इससे उनको नशा चढ़ता है, बहुत आनंद आता है, उनका मन आसमान में उड़ने लगता है। गर्व होता है कि हम भी कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। कोरेगांव और वधुबुद्रक मामलों में ऊंची और दलित जातियां दोनों इतिहास के समुद्र तल से निकाले इस कॉकटेल का भरपूर सेवन कर रहे हैं। हमें इसके पीछे उनकी साइकोलॉजी को समझना होगा। सच जानने के लिए हमें खुद इतिहास के समुद्र तल में गोता लगाना होगा। चलिए लगाते हैं गोता। साल 1800, 19वीं सदी की शुरुआत। भारत में सत्ता के 3 केंद्र हैं, मुगल दिल्ली में, ब्रिटिश कलकत्ता में, पेशवा पूना में। वे देश के अलग अलग हिस्सों पर राज करते हैं। मुगल दिल्ली से आगरा तक के इलाके पर, ब्रिटिश बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर, पेशवा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के बड़े हिस्सों यानी सबसे बड़े भूभाग पर। कल्पना कीजिए, भारत एक विशाल जंगल था और 3 बाघों ने उस जंगल को आपस में बांट लिया था। हर बाघ जंगल के एक हिस्से पर राज करता था। लेकिन 1800 तक मुगल बाघ और पेशवा बाघ अंदरूनी बीमारियों के कारण बहुत कमजोर हो गए थे। ब्रिटिश बाघ सबसे मजबूत था और सबसे ज्यादा लालची भी। वह बस मुगल और पेशवा बाघों के इलाकों पर कब्जा करने के मौके का इंतजार कर रहा था। पेशवा बाघ कमजोर कैसे हुआ? अंदरूनी चोटों की वजह से। पेशवा का मतलब होता है मुख्य प्रशासक यानी प्रधानमंत्री। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी ने पहला पेशवा नियुक्त किया था। उनके वंशजों ने भी पेशवा नियुक्त किए। जब उनके वंशज सतारा में अपनी पहाड़ी किले वाली राजधानी में रहते थे तो पेशवा पुणे से काम करते थे। इसका कारण यह था कि पुणे से सेना को ट्रेनिंग, हमले या बचाव के लिए इकट्ठा करना आसान था क्योंकि वहां खुले मैदान थे। वह
देश भर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रास्तों के भी करीब था। राजस्व प्रशासन के लिए भी सुविधाजनक था। समय के साथ शिवाजी के वंशज कमजोर होते गए और पेशवा के वंशज मजबूत होते गए। पेशवा ने पूरी सिविल और मिलिट्री ताकत ले ली। मराठा साम्राज्य में 2 केंद्र वाली शासन व्यवस्था बन गई। सतारा शाही सीट बनी रही, लेकिन पेशवा नियंत्रित पुणे असली सत्ता का केंद्र बन गया। पेशवा ने कभी भी छत्रपति की सत्ता को उखाड़ने का प्रयास नहीं किया। किसी पेशवा ने अपने को कभी राजा घोषित नहीं किया। सारे महत्वपूर्ण निर्णय पेशवा लेते थे, लेकिन आदेश छत्रपति की मुहर के साथ ही निकलता था। लेकिन पेशवाओं के सामने एक समस्या थी, वो एक क्षत्र राज नहीं चला सकते थे, क्योंकि मराठा राज्य एक केंद्रीकृत राज्य नहीं था। वो 5 अर्ध स्वतंत्र राजवंशों का एक नेटवर्क था। पेशवा उनमें से सिर्फ एक थे, बाकी 4 थे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले और गुजरात के गायकवाड़। अगर कोई पेशवा बाकी 4 मराठा राजघरानों को खुश करने में कामयाब नहीं होता था तो वह मुश्किल में पड़ जाता। जैसा कि 1800 के आसपास पेशवा बाजीराव II के साथ हुआ। होलकर घराना उनसे नाराज हो गया। वो चाहता था कि पेशवा मध्य प्रांत का मालवा क्षेत्र उनके अधिकार में दे दे। इसके लिए एक सनद जारी कर दे। होलकर घराना यह भी चाहता था कि पेशवा अपने पुणे प्रशासन में उनको महत्व दे। बाजीराव ने उनकी दोनों मांगे मानने से इनकार कर दिया। बाजीराव न बहुत कुशल शासक थे, न बहुत कुशल सैनिक कमांडर। जब उनसे गुस्सा होकर होलकर घराने ने पुणे पर हमला बोल दिया और कब्जा कर लिया तो वो शहर छोड़कर भाग गए। उनके कई सैनिक भाग गए। जो रहे उनमें से अनेकों ने हथियार ही नहीं उठाया। बाकी होलकर सेना में शामिल हो गए। बाजीराव जान बचाने के लिए अपना भेष बदलकर भागते रहे और बॉम्बे समुद्र तट पर अंग्रेजी सेना के पास शरण ली। बाजीराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सैनिक मदद मांगी। कंपनी को इसमें एक बड़ा मौका दिखा। तब तक कंपनी अपने बॉम्बे बेस से मराठा राजघरानों से डील कर रहे थे। उसने देखा अगर वे बाजीराव की मदद करते हैं तो वो पुणे मराठा पावर के केंद्र में अपनी जगह बना सकते हैं। बाजीराव अपनी पुणे गद्दी वापस लेने के लिए बेचैन है। उनसे वो जो भी मांगेंगे वो देने को तैयार होंगे। और बाजीराव ने ऐसा ही किया। कंपनी ने कहा वे पुणे के पास 6000 सैनिकों की एक छावनी बनाएंगे। बाजीराव ने कहा ठीक है। कंपनी बोली छावनी का खर्चा आपको उठाना होगा। बोले ठीक है। कंपनी बोली हम अपने सैनिकों को किसी भी मराठा घराने के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप हमारी परमिशन के बिना किसी के खिलाफ जंग नहीं कर सकते, ना ही समझौता कर सकते हैं। आप सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर बहाल कर सकते हैं, फ्रेंच, डच, स्पेनियार्ड, पोर्तुगीज नहीं। बाजीराव ने कहा ठीक है। कंपनी सेना होलकरों से वापस पुणे कब्जा करने के लिए निकल पड़ी, लेकिन उसके हमले से पहले ही होलकर पुणे से निकल भागे। कंपनी ने बाजीराव को पुणे की गद्दी पर वापस बिठाया। गद्दी पर तो बैठ गए, लेकिन उनके हाथ पांव ब्रिटिश बेड़ियों में जकड़े थे। ग्वालियर, नागपुर, इंदौर और गुजरात के मराठा राजघरानों ने उन्हें गद्दार कहा। उन राजघरानों पर उनका नियंत्रण और भी कमजोर हो गया। ये हो रहा था 1803 में। कंपनी ने 18 साल से पेशवा दरबार में एक प्रतिनिधि रखा था जिसे वो ब्रिटिश रेजिडेंट कहती थी। ब्रिटिश रेजिडेंट एक दूत की तरह काम करता था। जब कंपनी ने बाजीराव को अपनी मुट्ठी में कर लिया तो ब्रिटिश रेजिडेंट विशेष अधिकार जताने लगा। उनके निर्णयों में दखलंदाजी करने लगा। उनको दूसरे मराठा राजघरानों या अन्य राजाओं के साथ स्वतंत्र रूप से कोई संबंध बनाने नहीं देता था। कंपनी ने पुणे के पास 6000 सैनिकों की छावनी बना ली। बाजीराव पर उसके हमले का भय भी बनाए रखा। अंग्रेज
अब बाकी 4 मराठा घरानों पर कब्जा करने की कोशिश में लग गए। 1803 और 1805 के बीच उन्होंने सिंधिया, भोसले और होलकर के साथ 5 लड़ाइयां लड़ी और सभी में जीत हासिल की। उन्होंने उत्तर भारत में सिंधिया को हराया। भोसले और होलकर ने उनके साथ शांति बनाने के लिए एक समझौता पर साइन किया। गायकवाड़ ने पहले ही उनके साथ एक समझौता पर साइन कर लिया था। बाजीराव अपने को बेइज्जत और छोटा महसूस करने लगे। अंग्रेज मराठा साम्राज्य पर कब्जा जमा रहे थे और वो उसके बादशाह चुपचाप देख रहे थे। उन्हें डर लग रहा था कि अगर अंग्रेज और भी मजबूत होंगे तो उनका लिमिटेड पावर भी छीन लेंगे। क्या जाने एक दिन उनको हटाकर पुणे पर ही कब्जा कर लें। अंग्रेज उनका पावर छीनते चले गए। उनका मुख्यमंत्री, आर्मी कमांडर, राजस्व अधिकारी कौन होगा ये अंग्रेज तय करने लगे। किसको जागीर दी जाएगी वो तय करने लगे। बाजीराव अपनी सेना को मजबूत करना चाहते थे, अधिक आदमी और हथियार लेना चाहते थे, उस पर खर्च के लिए अपने राजस्व से धन लेना चाहते थे, पर अंग्रेजों ने उन्हें नहीं लेने दिया। दूसरे मराठा घरानों के साथ उनकी चिट्ठी पत्री सेंसर करने लगे। बाजीराव शनिवार वाड़ा में अपने महल में रहते थे। ब्रिटिश रेजिडेंट शनिवार वाड़ा से लगभग 4 किलोमीटर उत्तर पश्चिम गणेश खिंड में एक किलेबंद कॉम्प्लेक्स में रहते थे। असली पावर ब्रिटिश रेजिडेंसी के पास चली गई। शनिवार वाड़ा बस नाम का पावर हाउस रह गया। बेइज्जती की सीमा न रही। बाजीराव और बर्दाश्त नहीं कर सके। अंग्रेजों ने बारूद का एक पहाड़ बनाया था, उसे एक्सप्लोड करने के लिए बस एक फ्यूज की जरूरत थी। 1815 में बाजीराव और बड़ौदा शासक फतेह सिंह गायकवाड़ के बीच एक बड़े इलाके के मालिकाना हक और राजस्व को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ। गायकवाड़ ने अपने दीवान गंगाधर शास्त्री को विवाद सुलझाने के लिए पुणे भेजा। बाजीराव के दीवान त्रिम्बक जी डेंगले ने किराए के आदमियों से उनकी हत्या करवा दी। अंग्रेजों ने 1816 में डेंगले को गिरफ्तार कर लिया। ये बाजीराव के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। किसी भी मराठा शासक ने कभी किसी विदेशी ताकत को अपने प्रधानमंत्री को पकड़ने की इजाजत नहीं दी थी। उन्हें लगा वो अपने मंत्रियों और सरदारों की नजर में और भी छोटे हो गए हैं। अंग्रेजों ने शिकंजा और भी कसा। उन्होंने बाजीराव से कहा, हमने महाराजा गायकवाड़ को आश्वासन दिया था कि उनके दीवान को कुछ नहीं होगा। आपके दीवान ने उनकी हत्या करा दी। हमें अब आपके एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा नहीं रहा। अब आप अन्य मराठा घरानों के ओवरलॉर्ड नहीं रहेंगे। उनके साथ आपके संबंधों और मामलों में अंतिम निर्णायक हम होंगे। बिना हमारे परमिशन के आप उनसे या किसी अन्य भारतीय या विदेशी राजा से कोई बातचीत नहीं कर सकते। इस तरह अंग्रेजों ने बाजीराव को राजनीतिक रूप से और भी कमजोर कर दिया, आर्थिक रूप से भी कमजोर किया। उनसे कई बड़े जागीर छीन लिए जहां से काफी राजस्व आता था। बाजीराव के अंदर की ज्वाला फूट पड़ी। निर्णय किया, कठपुतली बनकर नहीं रहेंगे, अंग्रेजों को खदेड़ बाहर करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। 5 नवंबर 1817 को दोपहर 4 बजे बाजीराव के सेना ने ब्रिटिश रेजिडेंसी और बंगलों पर हमला बोल दिया। उन पर गोलियां बरसाई, लूटपाट मचाया और कई में आग लगा दी। अचानक हुए हमले से अंग्रेज घबरा गए, भाग खड़े हुए, लेकिन फिर कुछ देर बाद जमा हुए। पुणे के नजदीक खड़की गांव के पास एक बड़े खुले मैदान में। वहां दोनों सेनाओं की लड़ाई 2-3 घंटे तक चली। बाजीराव की तरफ से उनकी घुड़सवार सेना आ गई थी, अंग्रेजों की तरफ से पैदल सेना। उनकी पैदल सेना बाजीराव के घुड़सवारों को बढ़ने नहीं दे रही थी, लगातार फायरिंग कर रही थी। खुले मैदान में गहरा दलदल भी था। घुड़सवारों के घोड़ों के पैर दलदल में फंस जाते थे। नजदीक आए तो अपने संगीन घोड़े और घुड़सवारों के बदन में घुसेड़ देते। आखिरकार बाजीराव अंग्रेजों को हराने में नाकाम रहे। बाजीराव अपनी सेना लेकर पुणे के ऊपर में पार्वती पहाड़ी पर चले गए। वहां से वो देख सकते थे कि पुणे में क्या हो रहा है। ब्रिटिश सैनिकों को पुणे के अंदर आने से रोक सकते थे।
10 दिन बाद जालना ब्रिटिश छावनी से अतिरिक्त सैनिक ब्रिटिश सेना की मदद के लिए गणेश खिंड आ रहे थे। रास्ते में उन्हें पुणे से 4 किलोमीटर उत्तर पूर्व यरवड़ा गांव के पास मुला मुथा नामक एक नदी पार करना था। बाजीराव ने अपने सैनिकों को नदी के सामने वाले किनारे पर तैनात कर दिया था। दोनों की लड़ाई 3 दिनों तक चली। आखिरकार बाजीराव को हटना पड़ा और जालना के सैनिक नदी पार करने में कामयाब हो गए। बाजीराव अपनी सेना लेकर पुणे से दूर चले गए, लेकिन बहुत दूर नहीं। कई सैनिकों की मृत्यु या घायल होने के बावजूद अभी भी उनके पास 20,000 से अधिक सैनिक थे। अंग्रेजों के पास 4,000 सैनिक थे। बाजीराव ने कहा, हार नहीं मानेंगे, पुणे पर फिर से कब्जा करेंगे। उन्होंने अन्य मराठा घरानों को लड़ाई में शामिल होने के लिए संदेश भेजे। 17 नवंबर 1817 को अंग्रेजों ने बाजीराव के शनिवार वाड़ा महल पर कब्जा कर लिया और वहां यूनियन जैक फहरा दिया। जब ब्रिटिश रेजिडेंट को पता चला कि बाजीराव पुणे पर फिर से कब्जा करने का प्लान बना रहे हैं, तो उसने पुणे से 30 किलोमीटर दूर अपनी शिरूर छावनी को अर्जेंट मैसेज भेजा कि एक टुकड़ी भेजो। वहां से बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री के कैप्टन फ्रांसिस स्टॉन्टन के नेतृत्व में 800 लोगों की एक टुकड़ी निकल पड़ी। वो सारी रात बिना आराम किए और बस थोड़ा बहुत खाते पीते हुए पुणे की ओर तेजी से बढ़े, लेकिन वो पुणे पहुंच नहीं पाए। बीच में ही बाजीराव की सेना ने कोरेगांव में उनका रास्ता रोक दिया। परंतु दिन भर की लड़ाई के बाद बाजीराव की सेना पीछे हट गई, क्योंकि उनको भय हुआ कि ब्रिटिश सेना की एक बड़ी टुकड़ी वहां आ रही है। बाजीराव अपनी सेना लेकर पूरब की ओर शोलापुर की दिशा में चले गए। 1.5 महीने बाद ब्रिटिश सेना ने उनकी सेना पर शोलापुर के अष्टी गांव में हमला किया। लड़ाई 3 घंटे तक चली। बाजीराव के सेनापति बापू गोखले मारे गए। सतारा के छत्रपति प्रताप सिंह और बाजीराव ने सरेंडर कर दिया। पेशवा राज खत्म हो गया। ब्रिटिश सेना ने पेशवा सेना के खिलाफ 4 लड़ाइयां लड़ी, खड़की, यरवदा, कोरेगांव और आष्टी में, लेकिन उसने अपने मृत सैनिकों की याद में सिर्फ गोरेगांव में एक स्मारक बनवाया। क्यों? क्योंकि उनकी नजर में खड़की, यरवदा और आष्टी की लड़ाइयां साधारण लड़ाइयां थी। कोरेगांव की लड़ाई असाधारण थी। वहां एक छोटी सी सेना ने एक बहुत बड़ी सेना को जीतने नहीं दी। बिना पर्याप्त नींद, आराम, खाना और पानी के उनके सैनिकों ने आश्चर्यजनक काम किया। इसके लिए उन्हें इतिहास में जगह मिलनी चाहिए। इसीलिए कंपनी ने वो स्मारक बनवाया। कोरेगांव स्मारक दलितों के लिए गौरव और गर्व की निशानी बन गया है, क्योंकि जिन सैनिकों के नाम पट्टिका पर लिखे हैं उनमें सबसे अधिक संख्या दलित महारों की है। कोरेगांव लड़ाई से पहले हुए खड़की और यरवदा की लड़ाइयों में भी महार सैनिक ब्रिटिश सेना में थे, लेकिन दलित खड़की और यरवदा को नहीं, केवल कोरेगांव को याद करते हैं, क्योंकि वहां महार सैनिकों के नाम वाला एक स्मारक है। ये उनके असाधारण योद्धा होने का एक ठोस सबूत है। जैसा कि हमने पहले कहा, आप इतिहास के समुद्र तल से 3 तरह के मिनरल निकाल सकते हैं। एक फैक्ट्स, दूसरा मिथ्स, तीसरा दोनों का मिश्रण, एक अलॉय। दलित भी कोरेगांव में अलॉय माइनिंग ही करते हैं। यहाँ उन्हें दलित बहादुरी के इतिहास का तथ्य और मिथक का नशीला मिक्सचर मिलता है। कोरेगांव पट्टिका पर लिखे 49 सैनिकों में कम से कम 22 महार थे। यह एक पक्का सच है। यह भी सच है कि उन्होंने बिना आराम, खाना या पानी के और कम हथियारों के साथ 12 घंटे तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी। लेकिन बहादुरी के लिए सिर्फ महारों को ही अलग करना गलत है। पट्टिका में 16 मराठों, 8 राजपूतों, 2 मुसलमानों और 1 यहूदी की बहादुरी का भी जिक्र है। यह कहना भी गलत है कि मुट्ठी भर महारों ने एक विशाल पेशवा सेना को हरा दिया। यह लड़ाई अंग्रेज बनाम पेशवा थी, महार बनाम पेशवा नहीं। कोरेगांव से दलित चेतना को आनंद मिलता है। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि कोरेगांव और उसके बाद अष्टी की लड़ाई के बाद पेशवा राज खत्म हो गया। उनकी चेतना में पेशवा राज एक बहुत ही कट्टर हिंदू राज था। इसमें काफी सच्चाई है।
पेशवा राज में दलितों के साथ अत्यंत अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उनको दिन में पुणे शहर में घुसना मना था। वो सिर्फ रात में ही जा सकते थे। अगर रास्ते में किसी दलित की परछाई किसी ब्राह्मण पर पड़ जाती थी तो उसे पीटा जाता था और जुर्माना लगाया जाता था। चलते समय उसे अपने पैरों के निशान मिटाने के लिए झाड़ू रखनी पड़ती थी। वो जमीन पर थूक नहीं सकता था। उसके लिए वो गले में मिट्टी का एक बर्तन बांध कर चलता था। उसको दूसरों को अलर्ट करने के लिए अपने गले में घंटी बांधनी पड़ती थी। लेकिन यह सोचना कि पेशवाओं ने दलितों को एक ऊंची दीवार के बाहर रखा और अपनी दुनिया में आने नहीं दिया गलत है। शिवाजी ने महारों को किले के गेटकीपर, गार्ड, वॉचमैन, मैसेंजर और स्काउट के तौर पर रखा था। पेशवाओं ने उस परंपरा को जारी रखा। पुराने रेवेन्यू और मिलिट्री दस्तावेजों से पता चलता है कि पुणे इलाके के लगभग हर बड़े पेशवा किले सिंहगढ़, पुरंदर, राजगढ़ और लोहागढ़ में गार्ड और वॉचमैन महार थे। शिवाजी ने अपनी पैदल सेना में महारों को रखा, पेशवाओं ने भी रखा। 1795 में अहिल्यानगर में खरड़ा की लड़ाई में पेशवा सेना में महार सैनिक थे। जब कुछ मराठा सैनिकों ने महार सैनिकों के उनके तंबू के पास तंबू लगाने पर एतराज किया तो पेशवा कमांडर ने उनसे कहा, ये कोई डिनर पार्टी नहीं है, योद्धाओं की जमात है। यहाँ सब बराबर हैं, कोई छुआछूत नहीं है। यहाँ पर एक अंतर समझना होगा। पहले के पेशवाओं ने शिवाजी की परंपरा बनाए रखी, लेकिन बाद के पेशवाओं ने हिंदू कट्टरपंथ के दबाव में सेना में महारों की भर्ती कम कर दी। उनको सिर्फ गार्ड, गेटकीपर और मैसेंजर का ही काम दिया और वहां भी उनको पहले से मिलने वाले लाभ घटा दिए। शिवाजी के समय महार, गार्ड और गेटकीपरों को उनकी सेवाओं के लिए जमीन दी जाती थी जिसे वतन कहा जाता था। बाद के पेशवा नकद या अनाज में पेमेंट करने लगे। इसके ऊपर उनके साथ अत्यंत अमानवीय सामाजिक व्यवहार करने लगे। इन सब कारणों से दलित महारों का पेशवा राज से दुराव बढ़ा। वो किसी दूसरी शक्ति को तलाशने लगे जो उन्हें सेना में नौकरी और सम्मान दे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस दुराव का लाभ उठाया। उसने एक बड़ी संख्या में महारों को बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री में भर्ती किया जो मराठा साम्राज्य से लड़ रही थी। कुछ दस्तावेजों के मुताबिक बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री में लगभग 20% सिपाही महार थे। कंपनी को इसमें कई फायदे दिखे। महार हथियार रखने चलाने के आदी थे, अनुशासित थे, शारीरिक रूप से मजबूत थे, मुश्किल हालात में काम करने के लिए तैयार थे और वफादार थे। सबसे बड़ी बात, उनको पेशवा की तरफ जाने की संभावना बहुत कम थी क्योंकि उनके यहाँ उनको अच्छी जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं थी। सारांश ये कि कोरेगांव दो तर्कों, दो लॉजिक के मिलन का प्रतीक है, ब्रिटिश लॉजिक और महार लॉजिक। ब्रिटिश लॉजिक एक साम्राज्यवादी मिलिट्री लॉजिक था। उनको मराठा साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए योग्य और वफादार सैनिकों की जरूरत थी ताकि वो एक ठोस टिकाऊ सेना बना सके। महार लॉजिक दो लॉजिकों से बनी थी। पहली, आर्थिक लॉजिक। उनको सैनिक बनने के मौके मिले, आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग मिली, सूबेदार और उससे ऊपर के रैंक में प्रमोशन मिले। जिनको पेशवा राज में केवल गेटकीपर या वॉचमैन का काम मिलता था, उनको उन्नति का एक नया रास्ता मिला। अच्छी और समय पर सैलरी, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल, महारों के लिए यह सब सपना जैसा था। दूसरा लॉजिक था सामाजिक लॉजिक। ब्रिटिश कैंटोनमेंट और बैरक में कोई छुआछूत नहीं था। सैनिक एक साथ रहते, खाते पीते, खेलते और ड्रिल करते थे। किसी भी तरह का भेदभाव करना वर्जित था। यह पेशवा समाज में महारों के जीवन से एकदम उल्टा था। महारों के लिए पेशवा बुरे थे, अंग्रेज अच्छे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो देशद्रोही थे। ये कहना गलत है कि वो कोरेगांव में इस उद्देश्य से लड़े कि पेशवा राज हटाकर ब्रिटिश राज लाना है। वो तो सैनिकों की तरह लड़े, राजनीतिक क्रांतिकारी या समाज सुधारक की तरह नहीं। जिस सेना में भर्ती थे उस सेना के लिए लड़े।
अगर वो पेशवा सेना में होते तो वैसे ही लड़ते, अपनी सारी ट्रेनिंग, अनुभव, ताकत और हिम्मत के साथ। कोरेगांव में महार सैनिक ये सोच के नहीं लड़े कि वो इतिहास के पन्नों में होंगे या आने वाली दलित पीढ़ियां उन्हें अपना हीरो समझेंगी। अगर हम कोरेगांव से अंग्रेज और पेशवा को निकाल दें तो साफ है कि जिन लोगों के नाम स्मारक पर लिखे हैं और जिनके नाम नहीं लिखे हैं वो बहुत असाधारण, बहादुर, काबिले तारीफ सैनिक थे, क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी मुश्किलों के बावजूद एक विशाल सेना को कोरेगांव पर कब्जा नहीं करने दिया।